अरे अभी ज्यादा लोग आए नहीं, क्या बात है? मैसेज नहीं आया क्या ग्रुप पे? ओके। ओके। एक मिनट में ग्रुप पे मैसेज डाल देता हूँ बेटे, है ना? ओके। हाँ बेटे, हाँ। पेपर अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस योर पेपर। करंट इलेक्ट्रिसिटी की शीट डिस्कस मिल गई थी बच्चों सबको? ओके।
पिछली क्लास में हम लोगों ने बेटा ना अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स का ऑब्जेक्ट्स का रेजिस्टेंस पता लगाना सीखा था। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स का हमने रेजिस्टेंस वगैरह पता लगाना सीखा था। जब नॉन स्पेशली जबकि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो तो कैसे इसको पता लगाया जाता है, राइट। ठीक है, ये वाली बात हमने सीखी थी। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें हम आपको बताते हैं कि अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक कंडक्टर है, ठीक है, एक फ्रस्टम के जैसा ही ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं और इसमें जो करंट है वो कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है। मान लीजिए करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर। अब इसमें मान लो हमने क्या किया, कुछ 3 पॉइंट्स ले लिए, पॉइंट ए बी एंड सी। तो हमें क्या करना है, अरेंज फॉलोइंग पैरामीटर्स at A, B and C in increasing order. Arrange following parameters at A, B and C in increasing order. कौन कौन से? Potential, intensity of electric field, और तीसरा है potential intensity of electric field, और तीसरा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो बच्चों एक चीज, ये क्वेश्चन को एक बार मैं बता देता हूँ, है ना, क्योंकि इसके थ्रू एक बहुत फंडामेंटल बात भी हमें करंट फ्लो के रिगार्डिंग बतानी है एक कंडक्टर में, कि क्या होता है कि कोई भी कंडक्टर में चाहे उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, है ना, करंट जो फ्लो करता है वो सेम रहता है थ्रू ऑल द क्रॉस सेक्शन, थ्रू ऑल द क्रॉस सेक्शंस करंट फ्लो रिमेन्स द सेम। देखो क्या है, ये पॉइंट्स हैं ए बी और, अब ये करंट फ्लो हो रहा है इसमें। तो देखो करंट सेम फ्लो होगा बेटे, अगर ए क्रॉस सेक्शन से टोटल करंट आई फ्लो हो रहा है तो बी से भी आई ही फ्लो होगा, और सी से भी आई ही फ्लो होगा। सबसे फंडामेंटल बात ये है
यहाँ से हमें चालू करना है, तो अपन बराबर सही लॉजिक पर पहुंचते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो बता देता हूँ, करंट एट ए इक्वल टू करंट एट बी इक्वल टू करंट एट सी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? वाई इज इट सो दैट करंट इज सेम? कुछ लोगों को लग सकता है सर बी पे तो एरिया ज्यादा हो गया, तो वहां से ज्यादा चार्ज निकल सकता है पर सेकंड, सी से और ज्यादा चार्ज पर सेकंड निकल सकता है। देखो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उन लोगों की बात सत्य है कि बी से ज्यादा चार्ज निकल रहा है एक की तुलना में। तो ऐसे तो क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में जैसे ए क्रॉस सेक्शन से चार्ज आया और बी से गया, ए से आया बी से गया। कॉन्सेंट्रेट ऑन द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी पॉइंट्स के बीच में जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है उसको आप कंसिडर करो। ठीक है, कंसिडर द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो क्या होगा बेटे कि ए से चार्ज एंटर किया, बी से निकला। हम कह रहे हैं बी से ज्यादा करंट निकल गया है, इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी में से नेट चार्ज कम होता जा रहा है। चार्ज कम होता जा रहा है मतलब ए बी रीजन के पास नेगेटिव चार्ज आता जा रहा है ना। ए बी रीजन के पास कैसा चार्ज हो जाएगा, देखो अगर हम ये वाली बात सही मान लेते हैं, इफ करंट एट बी इज ग्रेटर देन करंट एट ए, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा बेटे, इफ करंट एट बी is greater than current at A, तो this region will acquire a net negative charge। और जैसे ही इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा ना, क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये। और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ए वाले करंट को तो इंक्रीज कर देगा और बी वाले करंट को डिक्रीज कर देगा। ए वाले करंट को तो इंक्रीज कर देगा, बी वाले करंट को डिक्रीज कर देगा। तो ए, और ऐसा कब तक करता रहेगा, जब तक कि ये करंट बराबर फ्लो होना नहीं लग जाता। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि देयर इज अ सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म, देयर इज अ सेल्फ करेक्टिंग mechanism inside a conductor which ensures equal current through all cross sections, which ensures equal current through all cross sections। जिससे कि क्या होता है, सारे क्रॉस सेक्शन से बराबर बराबर करंट फ्लो हो जाता है ना। ये एक तरह का सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म ही हुआ। ठीक है, देखो इक्वल करंट को वापस एक्सप्लेन करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। देखो
ऐसे कोई कहता है कि साहब क्या है, ये दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन के बीच का कंडक्टर का रीजन हम कंसिडर करते हैं। ये रीजन ए, ये रीजन बी। अब कोई कह रहा है कि बी से ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है इन कंपैरिजन टू करंट एट ए। If IB is greater than IA, तो वॉल्यूम बिटवीन AB will acquire a net negative charge. Will acquire a net negative charge. And this negative charge will, and it will increase current at A and decrease current at, नहीं, नहीं, देखो, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, करंट राइट में जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, करंट जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो इधर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उधर से कम इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यहाँ बीच में इसका मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया। तो वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, बी वाले करंट को तो कम कर देगा, ए वाले करंट को बढ़ा, और फाइनली क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, मतलब सेम करंट दोनों एरिया से फ्लो करें। उसी तरह से अगर उल्टा होता, आई ए बड़ा होता आई बी से, तो क्या होता है, इस रीजन में नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता, तो वो जो बड़ा है उसको कम कर देगा, जो कम है उसको बढ़ा देगा। ठीक है, वो बीच का नेगेटिव चार्ज ऐसे आया कि देखो करंट ज्यादा इधर से जा रहा है, करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज ही तो होता है, तो करंट ऐसे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इधर से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, ऐसे जा रहा है मतलब इधर से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब आप बोल रहे हो कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा चला गया, उधर से पॉजिटिव चार्ज कम आया, तो बीच में चार्ज इकट्ठा होता चला जाएगा ना, चार्ज पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी आती जाएगी ना इस रीजन में, तो पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी आ गई तो नेट चार्ज नेगेटिव हो गया ना, ऐसे नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म। अगर कहीं गड़बड़ हुई तो अपने आप ही चार्ज वगैरह इकट्ठा होकर के उस गड़बड़ को सुधार देगा। अगर कहीं गड़बड़ हुई करंट के फ्लो में, तो चार्ज इकट्ठा होकर के उस गड़बड़ को सुधार देगा। ठीक है, प्रीवियस पेज देखना है क्या बच्चों, तो ये रहा प्रीवियस। There is a self-correcting mechanism inside a conductor which ensures equal current through all cross section.
ये रहा नेक्स्ट। नोट कर लिया बच्चों? हाँ बताते हैं। देखो क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं बच्चे, सर क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। देखो, तो सबसे पहली बात तो जो मैंने कहा है कि आई ए विल बी इक्वल टू आई बी विल बी इक्वल टू आई सी। अब करंट अगर सब जगह बराबर है तो इससे हम अगली चीज क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देखो, करंट डेंसिटी होती है करंट अपॉन एरिया। करंट डेंसिटी होती है करंट अपॉन एरिया। तो एरिया जहां पे सबसे कम है वहां करंट डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो करंट डेंसिटी ए पर ज्यादा होगी, फिर बी का नंबर आएगा, फिर सी का नंबर आएगा। ये करंट डेंसिटी ऐसा होता है। और करंट डेंसिटी बराबर होता है सिग्मा ई के। करंट डेंसिटी बराबर होती है सिग्मा ई के। ऑल्सो सिंस करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा ई, सिंस करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कितना? सिग्मा ई। करंट डेंसिटी बराबर होती है किसके? सिग्मा ई के। And sigma is same everywhere. Sigma is same for entire conductor. It means intensity of electric field at A is greater than intensity of electric field at B is greater than intensity of electric field at ये तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अच्छा, ऑल्सो current in a conductor flows from high potential to low potential. Current in a conductor flows from high potential to low potential का मतलब in the direction of इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक। तो सीधी सी बात है, ए का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, फिर बी का है, फिर सबसे कम पोटेंशियल सी का। ठीक है, सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ बेटे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बताते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? देखो, आई बराबर होता है एन ए ई बी डी, है ना। एन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। E is free electron density and which is same everywhere. और करंट तो हर जगह सेम सेम है ही सही। एन सब जगह सेम है, ई सब जगह सेम है, तो एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का प्रोडक्ट भी सब जगह सेम होना चाहिए। तो ए इंटू वी डी जो है वो कांस्टेंट,
इसका मतलब जहां एरिया ज्यादा होगा वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने आप ही कम हो जाएगी। तो एरिया सबसे ज्यादा सी पर है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी वही आएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट ए सबसे ज्यादा है, उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट बी, क्या ये बात समझ में आती है? सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए ई टाउ बाय एम का भी यूज कर सकते हैं ना? क्या बोल रहे हो बेटे? सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए मतलब हमें ये तो आ गया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट एट ए वेलोसिटी के फॉर्मूले से देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ई ई टाउ बाई एम, है ना? तो जहां ई ज्यादा होगा वहां भी आप देख सकते हो कि वहां पर ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा हो, है ना? ई कहाँ पे ज्यादा होगा? जहां पर जे ज्यादा होगा, है ना? और जे कहाँ ज्यादा होगा? वहां पर एरिया कम होगा। जहां एरिया कम होगा वहां पर वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले से एक बच्चा पूछ रहा है सर स्मॉल ई तो अलग होगा। स्मॉल ई तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना बेटे, वो अलग क्यों होगा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो, तो हर जगह 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ही रहेगा बच्चे, क्या बात कर रहे हो? वो क्यों अलग? नहीं नहीं बेटा, स्मॉल ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये याद रखो, ये वाला नोटेशन ना। लास्ट पेज देखना चाहते हो? हाँ देख लो, ये रहा लास्ट पेज। सर हाँ, सर हमने ओम्स लॉ डिराइव करते हुए ये माना था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट, तो मतलब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक, क्या एक बार फिर से बोलना तो बेटे। जैसे अब हमने ओम्स लॉ ड्राइव करा था तब उसमें हमने ये माना था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, तभी हमने उसको V बाय L लिख दिया किसमें किसमें माना था? ओम्स लॉ के डेरिवेशन के टाइम। ओम्स लॉ में ई को कांस्टेंट माना था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं माना था मैंने। तो मैं तभी उसको V बाय L लिख सकते हैं ना, मतलब नहीं तो dV बाय DL लिख सकते हैं। हाँ तो वो तुम छोटे पार्ट के लिए लगा दो ना भाई। आप उसको क्या करो, ई को V बाई एल लिखा था ना, हाँ तो अब तुम क्या करो भाई, इफ द कंडक्टर इज नॉन यूनिफॉर्म, आप इसको क्या करो, एक इतने से हिस्से के लिए लगा, मान लो ये dx लेंथ, तो यहाँ पे तो आप ई को dv बाई dx लिख सकते हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यस
E is more in greater area. कहाँ बेटे? A पे ज्यादा है ना, E ग्रेटर एरिया पे ज्यादा नहीं है, जहां पर एरिया कम है वहां ज्यादा है E। J इक्वल टू सिग्मा E के हिसाब से आप देखो, जहां पर करंट डेंसिटी ज्यादा है, करंट डेंसिटी ज्यादा कहाँ है? जहां पर एरिया कम। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? तो ये इस क्वेश्चन के मुताबिक बात देखो क्या है। अब देखो, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है भाई, V बराबर होता है किसके? आई आर के, या इसका एक फॉर्म और होता है J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू E वेक्टर। J इक्वल टू सिग्मा इंटू E वेक्टर, जहां पर V क्या होता है? V is potential difference between two ends of the। देखो ऐसा नहीं है कि ये ओम्स लॉ जो है वो नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर के लिए नहीं आएगा। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मान लो ये ऐसा कंडक्टर है, विच इज एज वी से नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर, और क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं dV आ रहा है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो गैप है वो dx है ना। यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है। तो बेसिकली हम कैसे लिखते हैं? हम यही तो लिखते हैं, इस रीजन में जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो कितना फ्लो कर रहा होगा? I इक्वल टू N A E V D, है ना। और VD को क्या लिखते हैं? VD को लिखते हैं E टाउ बाई M, राइट। तो I कितना आ गया? N E स्क्वायर टाउ बाई M इंटू E, N E स्क्वायर टाउ बाई M इंटू E, और डिवाइडेड बाई A, ठीक है। और E को क्या लिख देता हूँ बेटे? E को लिख देता हूँ dV बाई dx, E को लिख देता हूँ dV बाई dx, ठीक है। और I को इधर रखते हैं, M डिवाइड बाई A नहीं रहेगा। क्यों क्यों भाई? A से मल्टीप्लाई होगा, यस, A से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये कुछ ऐसा हो जाएगा, I इक्वल टू N E स्क्वायर टाउ बाई M, N E स्क्वायर
tau by m into a into e को dv by dx लिख दो। लेट मी राइट e as dv by dx, है ना। या dv की क्या वैल्यू आ गई, dv की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो वो आ जाएगी I मल्टीप्लाइड बाई m अपॉन n e स्क्वायर टाउ into dx divided by a, राइट। ये चीज क्या है बेटे, ये चीज क्या, इसको अपन रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं। तो रो एल बाई ए, ये इतने से हिस्से का रेजिस्टेंस है, तो आई इंटू छोटे से हिस्से का रेजिस्टेंस डी आर लिख सकते हैं। इसको इंटीग्रेट कर दो आप, इंटीग्रेट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी आर विल बी टोटल आर। तो इवन फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर वी इक्वल टू आई आर इज एप्लीकेबल। ऐसा नहीं सोचना है हमें कि नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है तो ओम्स लॉ नहीं लगा सकते भैया, ओम्स लॉ तो बिल्कुल बाकायदा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है उसमें तो कहीं से कहीं पे। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अभी तो डाउट नहीं होगा ना कि नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर में ओम्स लॉ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। ओम्स लॉ तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म किसी भी कंडक्टर में अप्लाई कर सकते हैं भाई। फॉर ए गिवन कंडक्टर एट ए गिवन कांस्टेंट, ये चीज जब इंटीग्रेशन करने के बाद भी तो कांस्टेंट ही आएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद भी ये चीज जो आएगी वो e माइनस डी वी बाई डी एक्स होना चाहिए। हाँ ठीक है, e को मतलब वो बस ये बता देगा कि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो हो रहा है, बस इतना बता देगा, ठीक है। e माइनस डी वी बाई डी एक्स रखोगे तो वो यही बता देगा कि करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है। करंट इन अ कंडक्टर फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब देखो ये जो व्हाट इज अ कंडक्टर, कंडक्टर इज अ, व्हाट इज रेजिस्टर, रेजिस्टर इज अ प्लेन, एक वायर भी एक रेजिस्टर है, राइट। अ वायर इज अ रेजिस्टर। तो अगर आप चाहते हो कि एक वायर में से उसका सर्किट सिंबल क्या होता है, सर्किट सिंबल ऑफ रेजिस्टर इज अ वायर हैविंग सर्टेन रेजिस्टेंस, इसको सर्किट में ऐसे शो किया जाता है। वायर हैविंग रेजिस्टेंस इज शोन इन अ सर्किट लाइक, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई, ऐसा इसका अच्छा। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कंसिडर अ वायर लाइक दिस, और मतलब ये इट इज पार्ट ऑफ अ लॉन्ग वायर, एक किसी लंबे वायर का ये पार्ट है ना। दिस इज पार्ट ऑफ ए लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसमें से कुछ करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है, मान लो हमसे कह रहे हैं कि 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है।
ए से तो क्वेश्चन क्या है, इफ पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए is V naught, then what will be the potential of B of a point at a distance x from A, है ना। और हमें दिया हुआ है पूरे ए बी वायर का जो रेजिस्टेंस, पूरे ए बी वायर का रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, और लेंथ ऑफ वायर ए बी जो है वो कितनी है 2 मीटर। देखो बेटे, करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल ए से कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। पहली बात तो ये हमें समझनी चाहिए। करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, so potential of B will be less than potential of A, it cannot be greater than potential of A, right? दूसरी बात, जब हम लिखते हैं V इक्वल टू IR, तो V क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VA माइनस VB, है ना। उसमें पहले लिखेंगे उस पॉइंट का पोटेंशियल जहां से करंट फ्लो कर रहा है, माइनस एंड पॉइंट का पोटेंशियल, इक्वल टू आई तो 10 एम्पियर है, रेजिस्टेंस 5 ओम, तो VA माइनस VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, VA माइनस VB आ जाएगा 50 वोल्ट। VA माइनस VB की वैल्यू आएगी 50 वोल्ट, है ना।
मतलब ए से बी जाएंगे तो 50 वोल्ट का ड्रॉप आ, पोटेंशियल कम हो जाएगा, उसको कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। किसी भी कंडक्टिंग वायर में जब आप करंट की दिशा में जा रहे हो, करंट की दिशा में जा रहे हो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जा रहे हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाने में पोटेंशियल कम होता ही होता है ना। तो याद है अपन ने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने में पोटेंशियल कम होता है, तो करंट की दिशा में जाने पर भी पोटेंशियल कम होगा। तो ए से चलते चलते आप बी तक पहुंच जाओगे तो पोटेंशियल में 50 वोल्ट की कमी आ जाएगी। इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ बी कितना होगा, पोटेंशियल ऑफ ए माइनस 50 यानी बी नॉट माइनस, पोटेंशियल ऑफ बी हो जाएगा बी नॉट माइनस 50। पोटेंशियल ऑफ बी हो जाएगा बी नॉट माइनस 50। ये बात समझ में आ गई। अब x डिस्टेंस फ्रॉम a का पोटेंशियल कैसे पता करें, देखो ये पूरा वायर है, अब यहां से हम x डिस्टेंस तक चले जाएं, यहां से x डिस्टेंस तक चले जाते हैं, मान लो वहां पे कोई पॉइंट मिल जाता है P, ये पॉइंट है A, तो AP सेगमेंट का रेजिस्टेंस क्या लिख सकते हो, AP सेगमेंट के रेजिस्टेंस को क्या मैं रो L बाई A ऐसा लिख सकता हूँ, और पूरा AB सेगमेंट का रेजिस्टेंस कितना, रो L, L पूरी AB लेंथ है 2 मीटर डिवाइडेड बाई एरिया A, तो रेजिस्टेंस ऑफ AP डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ AB अगर हम करें तो वो x बाई 2 मीटर के बराबर आ जाएगा, है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ AP को मैं क्या लिख सकता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ AB इंटू x डिवाइडेड बाई 2, तो AP पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा, पूरे AB वायर का रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो 5x बाई 2 ऐसा, AP का रेजिस्टेंस हो जाएगा 5x बाई। अब अगर हमें VA माइनस BP लिखना, इतने हिस्से के लिए भी तो ओम्स लॉ लगा सकते हैं, तो वो फिर से किसके बराबर होगा, IR ऑफ AB के बराबर, तो वो हो जाएगा VA माइनस BP। करंट तो इसमें भी 10 एम्पियर ही फ्लो हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 5x बाई 2 के बराबर, तो VA माइनस BP को कितना लिख देंगे बच्चों, 25x, या BP की वैल्यू आ जाएगी VA माइनस 25, BP बराबर आ जाएगा V नॉट माइनस 25x। ये बात समझ में आती है। देखो इसमें दो बातें हैं, रेजिस्टेंस बराबर होता है रो L बाई A, तो इफ एरिया इज यूनिफॉर्म,
रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ऐसा बोल सकता हूँ ना। तो पहली बात तो ये है कि आप रेजिस्टेंस पर डायरेक्टली यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो आई आर के बराबर होता है, और आर को लिख देते हैं रो एल बाई ए। तो आई तो कांस्टेंट होता ही है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, अगर एरिया भी यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ऐसा भी लिख सकता हूँ। ये किसके लिए होगा? फॉर कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। For conductor of uniform cross sectional area, V is directly proportional to E. Potential difference length के directly proportional हो, तो आप proportionality से भी चल सकते थे। The other method of arriving at the same answer भी बड़ा simple हो जाता। हम क्या लिखते कि पूरे वायर की जो लंबाई है वो 2 मीटर है, और जो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो 50 वोल्ट के बराबर आ रहा है। तो 2 मीटर में ड्रॉप आता है 50 वोल्ट का। इसको पूरा लिखता हूँ, है ना, शुरू में, फिर बाद में जल्दी करेंगे। तो ड्रॉप इन पोटेंशियल ड्रॉप इन 2 मीटर लेंथ is equal to 50 volt. This implies potential drop in 1 meter length is 25 volt, which implies potential drop in x length, ये कितना हो जाएगा? 25x। यूनिटरी मेथड लगा तो x लेंथ में 25x का ड्रॉप आ जाएगा। तो which implies potential at distance x from A कितना हो जाएगा? V नॉट माइनस 25। पोटेंशियल एट डिस्टेंस x फ्रॉम A कितना हो जाएगा? V नॉट माइनस 25। ये बात समझ में आती है बच्चों? पिछला पेज देखना।
हो गया बेटे? ओके, अच्छा उसकी जगह अगर उल्टा कर दिया जाए, उल्टा मतलब ये वायर और करंट इसमें इस तरह से फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ए से बी तक, और रेजिस्टेंस ऑफ ए बी मुझे दिया है मान लो 10 वोल्ट, सॉरी 10 ओम्स के बराबर। तो हमें पता लगाना है, अच्छा ऑल्सो पोटेंशियल ऑफ बी is let's say 0. So find the potential of a point. Find the distance of a point on the wire AB from the end A, where potential is equal to 12 and length of AB is मान लो 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर कर दो, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर।
देखो कैसे करते हैं इसको। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन एनी सेगमेंट पोटेंशियल ड्रॉप is directly proportional to the length of that segment। ये बात सुनना। तो देखो बेसिकली हम क्या करें, ए से एक्स डिस्टेंस पे जाकर के ऐसा हो रहा है ये मान लेते। तो बी से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बी से डिस्टेंस हो जाएगी 5 माइनस एक्स। अच्छा, अब टोटल ड्रॉप, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम ए टू बी, ये कितना हुआ है। पूरा ए से बी का अगर पोटेंशियल ड्रॉप देखें तो ये हो रहा है 20 वोल्ट। आई आर 20 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप इन 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 वोल्ट। इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप इन 1 सेंटीमीटर ये कितना हो जाएगा 20/5 यानी 4 वोल्ट। ठीक है, अब देखो बी का पोटेंशियल हमें 0 वोल्ट दिया हुआ है, हमें वो पॉइंट पता करना है, वो पॉइंट पता करना है जहां पर पोटेंशियल कितना हो जाए 12 वोल्ट। तो देखो इस पॉइंट और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट हो गया ना। ये 12 वोल्ट का ड्रॉप 5 माइनस एक्स लेंथ के अक्रॉस आ रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप इन 5 माइनस एक्स सेंटीमीटर को 12 वोल्ट लिखते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप इन 5 माइनस एक्स सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 5 माइनस एक्स ऐसा लिख सकते हो। 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो 5 माइनस एक्स सेंटीमीटर में इतना ड्रॉप आ रहा होगा। तो 4 इंटू 5 माइनस एक्स ये 12 हो जाना चाहिए। तो 5 माइनस एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो एक्स 2 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा।
समझ में आई बात बच्चों? कोई डाउट किसी को? डायरेक्टली ए से भी देख सकते थे, हाँ ए से भी देख सकते थे। और देखो हमें 12 वोल्ट का पोटेंशियल चाहिए, ए का पोटेंशियल भी पता करना पड़ेगा आपको, है ना? ए का पोटेंशियल भी पता करना पड़ेगा। ए का पोटेंशियल 20 वोल्ट का हो जाएगा, ठीक है? तो ये 20 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, तो ड्रॉप 8 वोल्ट का आया है ना? तो 4x इक्वल टू 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 4x से भी कर सकते थे आप, ठीक है? देखो जिसको ये बात समझ में आ जाएगी वो तो क्या है, वो इधर से जाओ उधर से जाओ, उसके लिए सब एक समान है, ठीक है? एक बार तुम्हारे लॉजिक पकड़ में आना चाहिए, फिर तुम कैसे भी कर लो, ठीक है? देन इट इज अप टू यू, whichever way you do it, I'm fine with it, as long as you are reaching the correct answer. अच्छा, तो ये जो वायर्स होते हैं ना, every wire has some resistance, right? Every wire has some resistance. Every wire has more, some have less. Every wire has some resistance. Copper, manganese, nickel, all wires have some resistance. Now look at this. देखो हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। अगर चार्जेस चल नहीं रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ तो हम कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा रहे हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमको चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो कंडक्टर के अंदर ही पोटेंशियल डिफरेंस भी चाहिए, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर एक इक्वी पोटेंशियल बॉडी होता है। यहाँ पे तो कंडक्टर के ही अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल अलग अलग है ना? तो यहाँ पर क्या है, देखो एक पहली बात तो, एक कंडक्टर को हम सर्किट में ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ये उसकी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी बताता है, इसको रेजिस्टर भी बोल देते हैं। रेजिस्टर कोई अलग से कोई अफलातून वायर नहीं होता है ना, तो एवरी नॉर्मल वायर हैज सम रेजिस्टेंस, राइट? हाँ, ये बात अलग है कि अगर वायर जितना ज्यादा थिक होगा
जितना ज्यादा थिक होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। रो एल बाई ए होता है, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, बट एवरी वायर हैज सम रेजिस्टेंस। सर्किट में कभी कभी क्या है, आइडियल वायर की बात की जाती है। देखो, इफ सच ए वायर इज ड्रॉन इन सर्किट, सर्किट डायग्राम जो बनाते हैं उसमें अगर ऐसा वायर बनाया जाता है तो इट मीन्स अ कंडक्टिंग वायर with zero resistivity and hence zero resistance and hence even when current flows through it, potential drop will be zero. Even when current flows through it, potential drop will be है ना। मतलब इसमें करंट फ्लो कर भी रहा होगा ना, तो इसके सारे ओके भाई, बात क्या है, रेजिस्टेंस ही जीरो है इसका। ये आइडियल टाइप का केस है ना, मतलब रियल लाइफ में तो ऐसे वायर बनाना बड़ा मुश्किल होता है। काइंड ऑफ ए सुपर कंडक्टर टाइप का, मतलब सुपर कंडक्टर टाइप का मटेरियल हो गया, ये आइडियल केस हो गया है ना। आइडियल केस हो गया सुपर कंडक्टर टाइप का, कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टिविटी ही इसकी जीरो हो गई, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई है ना। ठीक है, आइडियल केस हो गया है ना। देखो, टेम्परेचर कम करते जाओ, आप टेम्परेचर कम करते जाओ तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता जाएगा। तो बहुत वेरी लार्ज सब जीरो टेम्परेचर्स क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम विल बिकम वेरी हाई, थर्मल एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा। हाँ, यस यस, एट वेरी लो टेम्परेचर लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है, बहुत लो टेम्परेचर क्रिएट होता है ना।
अच्छा देखो, तो जैसे अगर कोई हमसे कहे कि ये रेजिस्टर है ना, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और ये रेजिस्टेंस 5 ओम का है, और करंट 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ठीक है, और बी पॉइंट का पोटेंशियल x वोल्ट है, तो ए का पोटेंशियल क्या होगा, क्या ये बता सकते हो? बी का पोटेंशियल x वोल्ट है, तो ए का पोटेंशियल क्या होगा, क्या ये बता सकते हो? प्लस माइनस लगाने से पहले क्या है, देख लिया करो करंट की डायरेक्शन क्या है। करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल बच्चों कम हो जाएगा। ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल डिक्रीजेस। कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा? आई आर विच इज 3 × 5, 15 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा ऑन मूविंग फ्रॉम बी टू ए। तो पोटेंशियल ऑफ ए हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ बी माइनस एक्स माइनस। सर करंट फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल ना, ना ना ना, अरे ऐसा, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ओके ओके ओके, तुम्हें लग रहा था लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, नहीं बेटे, देखो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज किधर जाएंगे, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो करंट भी फ्लो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अच्छा, ये तो इसकी बात होगी, करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा। कभी भी आपको ऐसा दिखे कि ये रेजिस्टर है और इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो जो उसके दो टर्मिनल्स हैं ए और बी, ए से करंट एंटर कर रहा है, तो बी ए माइनस बी बी को आप आई आर, और अगर ऐसा हो रहा है बी से ए करंट फ्लो हो रहा है, तो वी बी माइनस बी ए को आई आर, ठीक है। इन अ कंडक्टर, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि हमेशा करंट हाई से लो पोटेंशियल, ये बात किसके लिए ट्रू है? इन अ कंडक्टर, इन अ कंडक्टर current flows from high potential to low potential. In a conductor, current flows from
high potential to low potential. In a conductor, current flows from high potential to low. अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? करंट फ्लो कराना चाहते हैं अगर हम एक कंडक्टर में से लगातार, तो पोटेंशियल डिफरेंस रहना चाहिए उसके पास, है ना? वी विल हैव टू मेंटेन, अगर इफ वी वांट टू मेंटेन कांस्टेंट करंट, तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी मेंटेन्ड अक्रॉस दैट वायर, है ना? टू मेक a constant current flow through a conductor, constant potential difference must be maintained across that conductor. A constant potential difference must be maintained across that. अब ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन कर पाएगा? Will be the source of this constant potential difference. Okay. We have something called as cell या battery. These are devices which maintain a cell or battery is a device which maintains constant potential difference across its term. या इसको सिर्फ ऐसे भी समझ सकते हैं, it is a device in which some form of energy वो केमिकल भी हो सकती है, सोलर भी हो सकती है, वो किसी और फॉर्म की हो सकती है, gets converted into electrical energy. Some form of energy, solar, chemical gets converted into electrical energy. आप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ते ही है ना? तो उसमें क्या होता है कि हम ऐसे इलेक्ट्रोड्स चुनते हैं
जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हो, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, और एक की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हो, यानी कि रिड्यूस होने की टेंडेंसी, और उनको आमने सामने रखते हैं और एक कंडक्टिंग मीडियम में उनको इमर्स कर देते हैं, है ना। एक उनको मीडियम प्रोवाइड कर देते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी तो है लेकिन ले दे सकें, और इस तरह से हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार हो जाता है। ठीक है, सेल या बैटरी का सिंबल ऐसा हो, ये बड़ी लाइन वाला होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये होता है नेगेटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मतलब लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल। बाजार से अपन सेल खरीद के लाते हैं तो उस पर माइनस प्लस लिखा रहता है। माइनस मतलब लो पोटेंशियल, प्लस मतलब हाई पोटेंशियल। माइनस मतलब लो पोटेंशियल, पॉजिटिव मतलब हाई। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो आपकी शीट है उसमें से आपका होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क लिख लो भाई। होमवर्क एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का सेक्शन ए और सेक्शन बी। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का सेक्शन ए और सेक्शन बी। उसी तरह से एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का भी सेक्शन ए और सेक्शन बी। ये बात अगली क्लास में इसको कंटिन्यू। हाँ, notes भेजना है। सर आपने कल के लास्ट लेक्चर के नोट्स नहीं भेजे थे? हाँ, ग्रेविटेशन का तो होमवर्क करो आप लोग, है ना। ग्रेविटेशन का होमवर्क करो, वो जब एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लो उसको डिस्कस कर लेंगे अपन, है ना।
नहीं नहीं, फॉर्मूला देख के करो, शीट सॉल्व करते समय फॉर्मूला देख के कर लो आप, है ना। लेकिन मतलब ये ध्यान रखते रहो यार, कौन सा फॉर्मूला में भूल जाता है ना। उसका आगे पीछे का कंसेप्ट आपको रिकॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ रैंडम मतलब फॉर्मूला देखा आंसर आया, फॉर्मूला देखा आंसर आया। एज लॉन्ग एज यू नो द कंसेप्ट, ओनली द फॉर्मूला पार्ट इज मिसिंग, तो वी आर फाइन, है ना। करते करते याद हो जाएगा फॉर्मूला। ओके बच्चों, तो अगली क्लास में मिलते हैं। ग्रुप पे मैंने नोट्स भेज दिए।